अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, जिसमें हमने एमेडल्स लॉ और हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स जो है उनको डिस्कस करना है। पहले हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्पीडअप को देखा था। मैक्सिमम स्पीडअप क्या होता है? इफ़ ए फ्रैक्शन ऑफ कंप्यूटेशन दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू कॉन्करेंट टास्क इफ एफ एंड नो ओवरहेड इज इंक्योर्ड व्हेन द कंप्यूटेशन इज डिवाइडेड इनटू कॉन्करेंट टास्क, the time to perform the computation with p processes is given by fts plus 1 minus fts over p। तो अब जो है हमने ये देखा है कि जब हम एक प्रोसेसर के साथ जो है काम कर रहे हैं, उसमें हमने जो है जितनी ओवरहेड हमारा आया है, और हम अगर एन प्रोसेसर्स के साथ यानी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हम इंक्रीज करके मल्टी जो टास्किंग है उसकी तरफ चले जाते हैं, तो उसमें जो है हमारा क्या रिज़ल्ट आएगा उसको हमने अगर जो देखना है कि हम प्रोसेसर से उसको डिवाइड कर दिया है, और टी एस जो उसका टाइम था सीरियल का, और उसमें जो है हमने सिंपल स्पीड अप फैक्टर जो है वो देना है एस एन इज इक्वल टू टी एस ओवर एफ टी एस प्लस 1 माइनस एफ टी एस। ये जो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा डेराइव है, ठीक है, इसको जो है हमने सिंपली एलैबोरेट करना है। ये जो इक्वेशन है जिसमें एस एन इज इक्वल टू टी एस ओवर एफ टी एस प्लस 1 माइनस एफ टी एस ओवर पी इज इक्वल टू पी ओवर 1 प्लस पी माइनस 1 इंटू एफ। पी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और टी एस जो है आपका वो टाइम है जो कि सीरियल कंप्यूटेशन लेगी, और एफ जो है आपका वो टाइम है जिसमें आपने कंप्यूटेशन को एफ फ्रैक्शंस के अंदर जो है वो एक्चुअली डिवाइड किया है। ये इक्वेशन जो है ये आपकी मेडल्स लॉ कहलाती है। इसमें आप देखिए कि ये आपका सीरियल सेक्शन है जिसमें आपने कंप्यूटेशन को डिवाइड किया है एफटीएस मैनर के अंदर, जो है वो आपने अभी फ्रैक्शनली तौर पर एक प्रोसेसर के साथ आपने दे दिया, और यहाँ पर आप मल्टीपल प्रोसेसर्स जो है वो अलॉट कर रहे हैं। ये पैरालाइज जो है आपका सेक्शन है, और इसमें जो है आपने टोटल आपकी फ्रैक्शन एफ टी एस थे, और उसमें से आपने 1 माइनस एफ जो है वो माइनस कर दिया। जब इतना पोर्शन आपने निकाल दिया तो इसमें से टोटल एफ में से जो है वो 1 माइनस एफ जो है वो रह गया, और उसको आपने टोटल टाइम जो आपका अलॉट था सीरियली आपने वो करना है। अब आपका जो मेन फंक्शन क्या है कि पैरेलल मैनर के अंदर आप अपना सीरियल टास्क जो है कॉन्करेंटली वो आप कंप्यूट करवा रहे हैं नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को इंक्रीज करते हुए, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन इट कि आपने क्या करना है इसमें, पैरेलल आप जो है अपनी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ ज़रा आप इसको देख सकते हैं, पैरेलल आप अपनी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और आपने क्या गोल आपका क्या है कि आपने ये सीरियल सेक्शन जो है उसको आपने इधर लाकर पैरेलल में जो है तमाम अपनी कंप्यूटेशन पुट की, और यही काम जो आप इधर कर रहे थे एक प्रोसेसर के साथ, आप उस काम को आप कॉन्करेंटली मल्टीपल प्रोसेसर्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपने इंक्रीज कर दिए। यही जो है ये बेसिस है आपके मेडल्स लॉ की। जी नेक्स्ट है आपका मेडल्स लॉ की, जो है हम थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं। इट्स अ लॉ गवर्निंग द स्पीड अप ऑफ यूजिंग पैरेलल प्रोसेसर्स ऑन ए प्रॉब्लम वर्सेस यूजिंग ओनली वन सिंगल प्रोसेसर। आप एक जो है ये सिंगल प्रोसेसर यूज़ करें, अगर हम प्रीवियस स्लाइड में जो है इसको देखें, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप पैरेलल प्रोसेसर्स यूज़ कर रहे हैं। बस इन दोनों का जो है वो कंपैरिजन है कि इनमें हम कितना स्पीड अप जो है फैक्टर ले सकते हैं सीरियल में और पैरेलल में। आपने कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दोनों को अलॉट किया है, और उसमें जो है आपका स्पीड अप फैक्टर आप एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे हो इन केस ऑफ सीरियल एंड पैरेलल प्रोसेसर्स। तो ये जो है आपका मेडल्स लॉ कहलाता है। In a program with the parallel processing, a relatively few instructions that have to be performed in sequence will have a limiting factor on a program speedup, such that adding more processors may not make the program run faster. अगर वो आप कह रहे हैं कि सीक्वेंस पे अगर आप काम करना चाहते हो, जब आप पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे होते हो, तो इसको मैयर करने का मकसद मेन क्या है कि अगर आप नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स भी मज़ीद ऐड कर देते हो तो आपका प्रोग्राम जो है वो कभी कभार ऐसा होता है कि रन जो है जल्दी नहीं होता, यानी फास्टली कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं करता। तो ये चीज़ जो होती है हमने एक्चुअली मैयर करनी होती है कि आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सीक्वेंस में दी हैं, और लिमिटिंग फैक्टर जो है उस प्रोग्राम का आपने यानी स्पीड अप फैक्टर जो है वो देखना है कि मज़ीद प्रोसेसर्स आप अगर ऐड करते हो पैरेलल प्रोसेसिंग के सिस्टम के अंदर, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या रोल जो है वो प्ले करेंगे आपके प्रोग्राम को। उनकी जो है कंप्यूटेशन फास्ट कर देंगे स्पीड उसकी, या स्लो कर देंगे, या उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे,
ठीक है, तो ये चीज़ मुहैया करने के लिए हम एम्डाल्स लॉ जो है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है हमने एफिशिएंसी को स्टडी किया था कि एफिशिएंसी जो है ये आपको फ्रैक्शन देती है ऑफ टाइम दैट प्रोसेसर्स आर बीइंग यूज्ड ऑन द कंप्यूटेशन। इसमें आपने सिंगल जो है प्रोसेसर उसका टाइम और मल्टीपल प्रोसेसर्स इंक्लूडिंग नंबर ऑफ प्रोसेसर्स उनको जो है आपने टाइम इसका मल्टीप्लाई करके सिंपल आपने जो है कंप्यूटेशन अपनी एफिशिएंसी जो है वो डिराइव की है। टी एस ओवर टी पी क्योंकि आपके स्पीड अप फैक्टर के बराबर होता है इसलिए उसको हमने एस पी ओवर टोटल प्रोसेसर्स यू आर यूजिंग इनटू 100%। तो इस फॉर्मूला से आप जो अपने कंप्यूटेशनल जो भी पैरेलल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी डिराइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट। जी, कॉस्ट क्या है? द प्रोसेसर टाइम product or cost of a computation is defined as cost is equals to the execution time into total number of processors used। आपने कितने प्रोसेसर्स यूज़ किए, ठीक है, और उनको आपका जो प्रोग्राम है उसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना था, इनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट का फैक्टर आ जाता है। ठीक है, यानी कितनी कंप्यूटेशन जो है हमारी परफॉर्म हुई है। द कॉस्ट ऑफ ए सिक्वेंशियल कंप्यूटेशन इज सिंपली इट्स एग्जीक्यूशन टाइम। जब हम किसी सिक्वेंशियल ऑपरेशन की कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट सिंपली उसका एग्जीक्यूशन टाइम होता है, क्योंकि उसमें सिंपल एक प्रोसेसर होता है और उस प्रोसेसर को हम जो भी टास्क असाइन करते हैं उसने वो कंप्लीट करके हमें उसका आउटपुट जो है वो दे देना है। ठीक है, तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम टी एस होता है और वही उसकी कॉस्ट को डिनोट करता है। जब हम पैरेलल कंप्यूटेशन में आते हैं तो उसमें हमने टी पी यानी उसका अपना टाइम जो है पैरेलल जो ले रहा है एग्जीक्यूशन टाइम इनटू नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, कि कितने प्रोसेसर्स हैं और उसका कितना टाइम है, ये उसकी जो है कॉस्ट को डिटर्मिन करता है और इसको हम टी एस ओवर एस एन से जो है वो डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा cost of a parallel computation is given by cost is equals to TSP over SN is equals to TS over E। हाँ जी, टी एस हमारा क्या है? जो हमारा सिक्वेंशियल कंप्यूटेशन है उसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इनटू नंबर ऑफ प्रोसेसर्स ओवर एस एन यानी हमारा जो स्पीड अप फैक्टर है। स्पीड अप फैक्टर्स क्योंकि टी एस ओवर टी पी होता है तो हमने जो है उसमें अगर इसको हम इन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन रहा है, अगर हम प्रीवियस स्लाइड में इसको देखें तो एस पी ओवर पी जो है ये हमारी एफिशिएंसी थी, तो पी ओवर एस पी जो है ये 1/E यानी इन्वर्स ऑफ एफिशिएंसी हो जाएगा हमारा। पी ओवर एस एन इज इक्वल्स टू 1/E और टी एस जो है हमने वही रहने दिया इसे। तो इस तरीके से जो है आप अपने कंप्यूटेशन में पैरेलल में कॉस्ट जो है उसको डिटर्मिन कर सकते हैं कि कितना काम जो है आपने इस पैरेलल कंप्यूटेशन के साथ कितने टाइम में कितने प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए आपने एक्चुअली परफॉर्म किया है या एग्जीक्यूट करवाया है, ये उसकी कॉस्ट है। उसके बाद है कॉस्ट ऑप्टिमल पैरेलल एल्गोरिथम। It is the algorithm in which the cost to solve a problem on a multiprocessor is proportional to the cost on a single processor system। यानी इसमें जितना टाइम आपको एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के ऊपर लगा है किसी भी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो किसके प्रोपोर्शनल है और ए सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने सिंपल जो है एसिम्प्टोटिक ग्रोथ देखनी होती है जिसमें हम बिग और स्मॉल और नोटेशंस देखते थे, तो हमने उन टर्म्स में जो है इसको मैयर करना है। ग्रोथ ऑफ पैरेलल सिस्टम्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज सेम एज दैट ऑफ द फास्टर सिक्वेंशियल एल्गोरिथम। यानी आपने सिक्वेंशियल कंप्यूटेशन के लिए जो एल्गोरिथम यूज़ किया है उसकी ग्रोथ और आपकी जो है ग्रोथ मीन्स आपके यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ थीटा या इन टर्म्स ऑफ बिग ओ नोटेशन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें जो है आपके सिम्प्टोटिक ग्रोथ जो है पैरेलल सिस्टम्स की वो और आपके सिक्वेंशियल कंप्यूटेशन में जो आप सिक्वेंशियल एल्गोरिथम यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उनकी ग्रोथ जो है वो सेम होती है। ठीक है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इस तरह से जो होता है आपका कॉस्ट ऑप्टिमल पैरेलल एल्गोरिथम जो है इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपने ऑप्टिमल जो है वो देखना होता है कि अगर आप एक काम जो है वो सिक्वेंशियल से कर रहे हैं एक टाइम में और पैरेलल से भी आप उसी टाइम में जो है वो कर रहे हैं, तो इसको हम जो है वो लिंक्ड करेंगे एसिम्प्टोटिक ग्रोथ के साथ, जिसमें आपने नोटेशंस जो अपने यूज़ करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको डिटर्मिन करने के लिए। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी।
It refers to the capacity of a system to increase performance under an increased load when resources are added. जब आपने एक सिस्टम के अंदर मज़ीद रिसोर्सेज ऐड किए हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज से क्या मुराद है, रिसोर्सेज यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं आपके प्रोसेसर्स को, ठीक है। तो आपने जो है नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स इंक्रीज़ कर दिए हैं, तो उसमें आपके सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये उसकी स्केलेबिलिटी को डिटर्मिन करता है, डिनोट करता है। अ सिस्टम हुज परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स आफ्टर एडिंग हार्डवेयर पोटेंशली proportionality to the capacity added is said to be a scalable system. ऐसा सिस्टम जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है एडिंग हार्डवेयर, यानी प्रोसेसर एक हार्डवेयर चीज़ है, तो अगर उसको हम ऐड कर देते हैं सिस्टम में और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कि वो स्केलेबल सिस्टम है, ठीक है। यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो रिसोर्सेज को मज़ीद ऐड कर सकता है। Amdahl's law can be used for analyze the scalability of a parallel system. तो हमने जो है Amdahl's law से भी हम पैरेलल सिस्टम की स्केलेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें भी क्या कर रहे होते हैं, हम नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं पैरेलल सिस्टम के अंदर, और हमने उसको सीरियल सिस्टम के साथ जो है वो कंपेयर करना होता है। तो इस तरह से जो है हम अगर सिस्टम की स्केलेबिलिटी चेक करनी है तो हम Amdahl's law के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स। टाइप्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटर्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटर्स, शेयर्ड मेमोरी कंप्यूटर्स जिसको आप मल्टी प्रोसेसर भी बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी कंप्यूटर्स, इनको हम डिस्कस करते हैं। शेयर्ड मेमोरी मल्टी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? कन्वेंशनल कंप्यूटर कॉन्सिस्ट ऑफ ए प्रोसेसर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ मेन मेमोरी। आपका जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है ट्रेडिशनली जो आप यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, वो एक प्रोसेसर रखता है और उसमें आपका जो है अपना प्रोग्राम कुछ भी उसने एग्जीक्यूट करना है वो मेन मेमोरी के अंदर उसको स्टोर कर देता है, जिसको आप जो है आपकी रैम वगैरह या हार्ड डिस्क होती है। A natural way to extend the single processor model is to have multiple processors connected to multiple memory modules such that each processor can access any memory module in a so-called shared memory configuration. अब नेचुरल वे क्या है कि आपने एक्सटेंड करना है अगर सिंगल प्रोसेसर मॉडल को, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम को, तो आप उसमें क्या करेंगे, मल्टीपल प्रोसेसर्स जो है उनको ऐड कर देंगे और उन प्रोसेसर्स को आप कनेक्ट कर देंगे अपनी शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल के साथ, ठीक है। मेमोरी मॉड्यूल जो है आपका, उसके साथ आप उसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से कि हर प्रोसेसर जो है उस मेमोरी मॉड्यूल तक अपनी एक्सेस को मेक श्योर कर सके। तो ये जो एक चीज़ होती है, ये आप शेयर्ड मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के अंदर इस तरीके से करते हैं कि उसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स ले लेते हैं और उनको मेन मेमोरी तक अप्रोच करने के लिए हम जो है वे प्रोवाइड करते हैं। The connection between the processors and memory is through some form of interconnection network. तो ये जो नेटवर्क मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान का कनेक्शन होता है, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये जो है अपना, क्योंकि इन्होंने अपना डाटा शेयर करना होता है एग्जीक्यूशन के बाद, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक फॉर्म है इंटरकनेक्शन नेटवर्क की, यानी आपस में जो है ये म्यूचुअली तमाम रिसोर्सेज कनेक्ट हैं, तो इसको हम एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क की फॉर्म जो है वो बोल देते हैं शेयर्ड मेमोरी systems को. A shared memory multiprocessor system employs a single address space, which means that each location in the whole main memory has a unique address that is used by each processor to address the location. अब इसमें आपने एक सिस्टम के अंदर जितने प्रोसेसर्स थे उन तमाम का एक अपना एड्रेस स्पेस होता है, उन एड्रेस स्पेस को हमने जो है मेन मेमोरी के अप्रोच तक, मेन मेमोरी का एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर देना है ताकि वो उसको अप्रोच कर सके, ठीक है। और तमाम जो है उस लोकेशन पर आ जाएंगे, तमाम प्रोसेसर्स जो है वो एड्रेस कर सकते हैं उस लोकेशन को जो आपकी मेन मेमोरी की है। तो मेन मेमोरी जो है उनका वो अपना एड्रेस जो है वो शेयर करती है जितने प्रोसेसर्स उस एक नेटवर्क के अंदर लिंक्ड होते हैं उसके साथ, क्योंकि मेन जो अल्टीमेट अप्रोच होती है उनकी तमाम प्रोसेसर्स की वो आपके मेन मेमोरी तक होती है। ये आर्किटेक्चर है, थोड़ा सा इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसमें आपका एक कन्वेंशनल कंप्यूटर है, मेन मेमोरी और प्रोसेसर है सिंपली उसमें, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो है आपके प्रोसेसर से या प्रोसेसर तक जो भी आप देते हैं वो इस एक सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर के साथ होता है। और यहाँ पर जो है आपकी मेमोरी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। और ये आपका इंटरकनेक्शन नेटवर्क है, ये तमाम प्रोसेसर्स हैं और ये जो है सिंपल आपके मेमोरी मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट है, आपकी जो मेमोरी जो है उसको शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो है वो शेयर्ड मेमोरी सिस्टम वर्क कर रहा होता है।
ये आर्किटेक्चर जो है सिंपली आपका पैरेलल आर्किटेक्चर जो है उसके ये सिंपल फर्दर जो है डेरिवेशंस है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी कंप्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी concepts refer to the multiple processor computer systems where each processor has its own private memory. Computational tasks can access only local data and if any remote data is required it must request them to remote processors. तो इसमें क्या होता है कि तमाम मल्टी प्रोसेसर जो होते हैं आपस में कनेक्टेड अप्रोच में ही होते हैं, लेकिन हर एक प्रोसेसर जो है अपनी मेमोरी रखता है, ठीक है। और उस मेमोरी में क्या होता है, अपनी प्राइवेट मेमोरी होती है। कंप्यूटेशनल टास्क जो इनको दिया जाता है वो अपने लोकल नोड्स पर ही जो है रिजाइड करते हुए अपनी काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर किसी को कोई भी किसी भी नोड को लोकल नोड को कोई डाटा रिक्वायर है तो वो उस नोड से जो है उसकी रिक्वेस्ट कर लेता है, और वो नोड जो है क्योंकि एक कनेक्टेड अप्रोच में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर होती है तो इस वजह से वो उसको अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स that facilitate the communications and how to share the data। और इसमें भी कंप्यूटर्स जो होते हैं क्योंकि एक नेटवर्क अप्रोच है ये डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नेटवर्क अप्रोच में जो है आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू आपस में लिंक्ड होते हैं और अपने डाटा को या इंफॉर्मेशन को फर्दर वो फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेट करने में। जी, तो अब ये नेक्स्ट जो है इसका हम आर्किटेक्चर देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी कंप्यूटर्स का आर्किटेक्चर किस तरह का होता है। ये हर नोड है आपका जिसपे हर एक कंप्यूटर जो है वो अपनी मेमोरी रखता है, और तमाम नोड्स जो हैं वो एक नेटवर्क अप्रोच के साथ लिंक्ड है, ठीक है। यहाँ भी आप देखें ये एक नोड है और इसी तरह से ये एक नोड है और ये एक नोड है। ये तमाम जो है वो आपस में लिंक्ड हैं थ्रू नेटवर्क। वो नेटवर्क जो है कोई भी हो सकता है कम्युनिकेशन चैनल इनका। और अगर किसी नोड को किसी दूसरी नोड से रिमोट नोड से कोई डाटा रिक्वायर होता है तो वो रिक्वेस्ट सेंड करते हुए वो डाटा को लिंक कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आर्किटेक्चर है। फर्दर जो है हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करेंगे इनके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स को, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।